आवारा मसीहा भाग 7। शरद जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बाकायदा प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। लेकिन वह शब्दशः शरारती था। प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू उठाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे। लेकिन धुआं तो बाहर आया ही नहीं। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चिलम को उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं। समझ गए यह किसी विद्यार्थी का ही काम है। क्रुद्ध होकर उन्होंने पूछा, सच बताओ, ये ईंट के टुकड़े किसने चिलम में रखे हैं? कई क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से बार बार चीत्कार करने लगे तो डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले दिया। सुनकर पंडित जी ने बेंत हाथ में उठाई और मारने के लिए उसकी ओर लपके। शरद ने यह देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और उसी बीच शरद यह जा और वह जा। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरद के घर पहुंचे। उसकी कहानी सुनकर माँ के क्रोध का भी ठिकाना न रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती, क्या करेगा ये लड़का, कैसे चलेगा इसका काम? लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी जब कभी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचते तब उनसे भी वह बड़े शांत भाव से यही कहती, पंडित जी, न्याड़ा थोड़ा दुष्ट तो है पर बड़ा होकर यह भला मानस ही बनेगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। न जाने कैसे शरद की उससे मित्रता हुई। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग में फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगिनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुबीते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से जानते थे। धीरू को एक शौक था। करौंदों की ऋतु आई तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट करती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरद देवदास की किसी शरद देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमाई लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील हो उठा। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वह शरारती था, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकला तो लौटकर नहीं आता था। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा है जैसे पंडित जी हों। वह चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा। बोला, यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट दो, देखूं तो। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, उसी समय एक घटना घट गई। सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का फिर कहीं पता न लगा। धीरू यह देखकर जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। उसी समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था। सिर से पैर तक चूने में रंग कर भूत की तरह दिखाई देता था और रोना उसका किसी तरह भी बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगे। बोले, तो वह शरत हरामजादा तुझे धक्का देकर भाग गया है? भोलू ने किसी तरह कहा, हाँ हाँ। उसके बाद शरत की जो खोज मची वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की, उसी पर उसने ईंट फेंक मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी। वह यह भी जानती थी कि शरत इस समय कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बांस का भिड़ा था। पास पहुंचकर उसने देखा शरत वहां बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उसे देखते ही बोला, लाओ क्या लाई हो। और यह कहते कहते उसके आंचल में से मूड़ी खोलकर खाने लगा।
वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक वह बोला, पानी नहीं लाई? धीरू ने कहा, नहीं। शरद बिगड़कर बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को यह अच्छा नहीं लगा, कहा, अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहां से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर लाओ। धीरू नहीं उठी। शरत ने गुस्सा होकर कहा, जाओ, मैं कह रहा हूं ना। धीरू अब भी चुप रही। तब शरत ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा, कहा, जाएगी कि नहीं? धीरू रो पड़ी। एकदम उठते हुए बोली, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी। यह भी कहूंगी कि तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे, जा मर। उस दिन फिर शरत को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं आया। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत दिनों बाद शैशव की इस संगनी को आधार बनाकर शरत ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू ही का तो विकसित और विराट रूप हैं। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को ही मूर्त रूप दे दिया है। दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को घर लौटकर मार खाते, रात को निश्चिंत निर्द्वेग सो जाते, दूसरे दिन सवेरा होते ही फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन, चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। इनका और कोई संगी साथी नहीं था और न उसकी कोई जरूरत ही थी। गांव भर में उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही यथेष्ट थे।